बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। सखियों, इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता भारतीय कर प्रणाली में जीएसटी 2.0। वार्ताकार है डॉक्टर कल्पना शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता। भारतीय ज्ञान परंपरा में टैक्स यानी कर के संबंध में अनेक उदाहरण मिलते हैं। अगर हम बात करें आचार्य चाणक्य की, तो उन्होंने कहा है कि राजा को मधुमक्खी की तरह कर लेना चाहिए। जैसे मधुमक्खी अनेक फूलों से पराग चुनती है, फिर शहद बनाकर सब में बांट देती है, और सबसे बड़ी बात, परागकण लेने के बाद किसी भी फूल को कोई हानि नहीं होती। यानी यथाशक्ति कर की नीति हो, ऐसे ही एक आदर्श नीति कर की होना चाहिए। इसी प्रकार से सूर्य धरती से वाष्पीकरण के माध्यम से जल सोख लेता है, वही जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। एक और उदाहरण से अगर हम समझें तो महाराजा अग्रसेन का उदाहरण बहुत ही उत्कृष्ट हो सकता है। इनके राज्य में एक ईंट और एक सिक्के का नियम उन्होंने बनाया कि जब कोई नया परिवार उनके राज्य में बसने के लिए आता, तो ये सबके लिए एक आदेश था राज्य का कि प्रत्येक परिवार उस नए परिवार को एक सिक्का और एक ईंट सहयोग के रूप में देगा। तो यानी आराम से उसका भरण पोषण सुनिश्चित हो सके, ऐसी व्यवस्था थी महाराज अग्रसेन की। अगर एक दूसरी दृष्टि से देखें तो यह भी एक टैक्स ही था, पर चूंकि वो लोकहित में था इसलिए बहुत ज्यादा अनुकरणीय रहा। भारत की जो कर प्रणाली है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष करों का बोझ उपभोग पर आधारित होता है, जो केवल और केवल उपभोक्ता को चुकाना पड़ता है, जबकि प्रत्यक्ष कर आय से डायरेक्ट संबंधित होते हैं। 2017 के पूर्व दर्जनों से ज्यादा अप्रत्यक्ष कर हुआ करते थे, जिन्हें मिलाकर के जीएसटी का उद्भव हुआ। अब प्रश्न यह है कि जीएसटी है क्या? प्रारंभ जब किसी भी चीज का होता है, कोई नई चीज शुरू होती है, तो अनजाने ही हम उसका विरोध करते हैं, पर वास्तविक रूप में अगर देखें तो उसके परिणाम आने के बाद उसका विश्लेषण करना सही होगा। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। 29 मार्च 2017 को जीएसटी एक्ट संसद में पारित हुआ और जुलाई 17 से जीएसटी 1.0 अर्थात जीएसटी का पहला चरण देश में लागू कर दिया गया। जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसमें अलग अलग अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर एक ही कर बना दिया गया है। हालांकि कुछ कर जैसे सीमा शुल्क, जिसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं, या फिर पेट्रोलियम पदार्थों पर जो वैट लगता है, वो जीएसटी में शामिल नहीं किए गए। अगला प्रश्न यह आता है कि जीएसटी लाने की आवश्यकता क्यों हुई? तो भारतीय कर प्रणाली बहुत जटिल थी। जटिल किन अर्थों में कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग टैक्स पॉलिसी, अलग अलग नियम कानून थे, इसलिए जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे उनकी दरों में भिन्नता थी और इस वजह से वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी मानी गई और उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार डालने वाली थी। इसलिए वन नेशन वन टैक्स वाले कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी लाया गया। विश्व के अनेक ऐसे बड़े बड़े देश हैं जिसमें कई सालों से, काफी पहले से जीएसटी का सिस्टम लागू है। अतः अनेक अप्रत्यक्ष करों जैसे सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे अनेक टैक्स को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स जीएसटी का प्रादुर्भाव हुआ। अन्य सबसे बड़ा कारण एक और है, वो है टैक्स ऑन टैक्स। इसको खत्म करना, यानी एक ही वस्तु पर पूरी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अनेक प्रकार के करों का बोझ अंतिम उपभोक्ता के कर भार को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो एक वस्तु बनाने की प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है। कच्चे माल से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने पर आते आते कई प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे और उसका भार उपभोक्ता पर जाता था। लेकिन अब कई चरणों में टैक्स तो देते हैं, पर वो सारे टैक्स अंत में आकर के सब माइनस हो जाते हैं और एक प्रक्रिया का टैक्स अगर एक बार लग गया तो उसको दूसरी प्रक्रिया में से माइनस करके यानी घटा दिया जाता है और कुल मिलाकर के अंतिम भार पहले की तुलना में काफी कम हो गया है। भारत में 2017 में
जीएसटी 1.0 लाया गया, जिसके 5 प्रमुख स्लैब थे: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% अर्थात जिसमें जीएसटी नहीं, यानी टैक्स फ्री जो है, इसके अंतर्गत ताजे फल, सब्जियां, दूध, अनाज जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं थी। 5% के अंतर्गत पैकेज्ड फूड आइटम्स, परिवहन या जीवन रक्षक दवाएं भी थी। 12% में प्रोसेस्ड फूड, अन्य घरेलू सामान आते थे और 28% के साथ सेस लगा करके, यानी सेस यानी अतिरिक्त कर, उपकर के साथ जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, लग्जरी गुड्स जिनको हम कहते हैं, इस और तंबाकू से बने हुए प्रोडक्ट शामिल थे। अब जो जीएसटी आया है 2.0, हम उसकी बात करेंगे। कर व्यवस्था ज़्यादा सुव्यवस्थित हुई है। इसमें सरकार ने टैक्स की जो स्लैब्स हैं उनको कम कर दिया है। 12% और 28% दोनों स्लैब्स हटा करके उपभोक्ता के भार को कम करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात जो है इस नए जीएसटी में वो ये है कि अब आवश्यक वस्तुएं, मानक वस्तुएं और विलासिता यानी लग्जरी वस्तुओं में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आवश्यक उपभोग की वस्तुएं जो जीवन यापन के लिए जरूरी होती हैं, उनको प्राथमिकता देते हुए सरकार ने ऐसी अनेक वस्तुओं को टैक्स फ्री कर दिया है, अर्थात 0% के दायरे में लाए हैं, या फिर बहुत ही कम, न्यूनतम 5% की सीमा में लाया है। 28% वाली अनेक वस्तुओं को 18% की श्रेणी में लाए हैं, जैसे घरेलू सामान, एसी है, टीवी, डिशवॉशर इत्यादि तमाम सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जूते, कपड़े, बर्तन, साबुन, शैम्पू, पेस्ट, हेयर ऑयल, नमकीन, बिस्किट, जूस जैसी अनेक रोजमर्रा की वस्तुओं को 5% की स्लैब में शामिल करके कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता को राहत देने की कोशिश की है। टूरिज्म को बढ़ावा देना हो या स्वास्थ्य से जुड़ी बात हो, नया जीएसटी बहुत राहत देने वाला है। रोजमर्रा का सामान, खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य सेवा संबंधी अनेक वस्तुएं सस्ती हुई हैं। अगर महंगा हुआ है तो वो है वातित पेय, कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसे बोलते हैं। इसके अलावा लग्जरी गाड़ियाँ, तंबाकू के उत्पाद और साथ ही फुर्सत की गतिविधियाँ। आम उपभोक्ता ये सोच सकता है कि जो फुर्सत की गतिविधियाँ हैं, जैसे लॉटरी है, जुआ है या ऑनलाइन मनी गेम है, इन पर 40% जीएसटी लगा करके सरकार ने समाज में विलासिता और अवांछित उपभोग पर नियंत्रण लगाने के एक अच्छे प्रयास के साथ साथ अपना राजस्व बढ़ाने का रास्ता निकाला है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जीएसटी 2.0 मध्यम वर्गीय परिवारों, मध्यम वर्गीय व्यवसायों के लिए वित्तीय राहत प्रदान करने वाला रहेगा। महिलाएं जो परिवार का बजट बनाती हैं, उनके लिए भी नया जीएसटी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। महंगाई कम होगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उससे रोजगार का सृजन होगा और आय का स्तर प्रति व्यक्ति और चाहे राष्ट्रीय आय दोनों ही स्तर पर बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, स्वदेशी की अवधारणा पुष्ट होगी। प्रत्येक व्यक्ति और परिवार की जो डिस्पोजेबल इनकम जिसे कहते हैं, व्यय योग्य आय का वो भाग जिसको व्यक्ति अपने उपभोग पर खर्च करता है, वो बढ़ जाएगी, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा हम खर्च कर पाएंगे। देश तभी समृद्ध और शक्तिशाली बनता है जब वहाँ राजा और प्रजा दोनों का समन्वित प्रयास होता है। कर सरकार की आय होती है, हम सब जानते हैं, जिसे लेना आवश्यक है, क्योंकि आय के आधार पर ही प्रत्येक सरकार देश की प्रगति पर, नागरिकों की सुविधाओं पर, सुरक्षा पर और आकस्मिक आपदा पर खर्च करती है। अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि ईमानदारी से कर का भुगतान करे, चाहे इनकम टैक्स हो यानी डायरेक्ट टैक्स हो या फिर पक्के बिल द्वारा जीएसटी का भुगतान हो। दोनों ही क्षेत्रों में कर की चोरी करना अपराध है। सामान्यतया देखा जाता है कि हम पैसा बचाने के लिए सामान का कच्चा बिल बनवा लेते हैं, लेकिन जानते हैं आप,
हम अपने 5% या 18% बचाने के लिए सरकार का डबल घाटा करते हैं। कैसे? सरकार को एक तो हम अपना टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं जो 5% या 18% हो सकता है, और दूसरा उसकी वजह से दुकानदार अपनी आय छुपा लेता है और आय का अधिकतम जो टैक्स है वो 30% है। तो सोचिए, सरकार को वो 30% टैक्स नहीं मिला, 5 और 8 18% टैक्स भी नहीं मिला, यानी सरकार दोनों तरीके से घाटे में जाती है। आंकड़े कहते हैं कि भारत में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या आरटीआर फाइल करने वालों से कहीं ज़्यादा है। अतः हमें संकल्प लेना चाहिए कि ईमानदारी से टैक्स भरें, और देश की सेवा हम इस माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार के राजस्व में कमी होगी तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आर्थिक कार्यों पर पड़ेगा। अतः कर का भुगतान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, हमारा नागरिक कर्तव्य भी है। धन्यवाद। सखियों, अभी आपने सुनी वार्ता भारतीय कर प्रणाली में जीएसटी 2.0। वार्ताकार थी डॉक्टर कल्पना शर्मा। सखियों, आज के दौर में महिलाएं पुरुषों के साथ